ईरान की जंग हुई तो हम क्यों बिजली से हाथ धो बैठे? जिया साहब के दौर में सारे इदारों में मिलिट्री लीडरशिप आ गई। वो जो प्रोफेशनलिज्म जो उस डिपार्टमेंट की नीड है वो नहीं पता, तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्टीट्यूशन वीक होता इसका जाता है। मतलब प्रोफेशनलिज्म की कमी आ गई। हमने प्रोफेशनलिज्म फेवरिज्म की शुरू कर दिया, ऐसे ही है। जिसकी कीमत आज तक अवाम अदा कर रही है। इसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन कहें, इसको कुछ भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, खा वो मिलिट्री से हो, मिनिस्ट्री से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, हुकूमतों वो से हो। इंस्टीट्यूशन वीक हो गया। अभी तक हम उसी को झेल रहे हैं, मतलब अभी कुछ नया नहीं कर सकते। फैसले कहीं और हो रहे हैं, तो क्या होगा? गलती तो होगी। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा 94 का प्लान शेल्फ, उस पर कोई बहस नहीं। आईपीपीज भी एक गलती है आपकी। नहीं, जब ये आप मुआशरे में से अदल खत्म कर दें, मेरिट खत्म कर दें, आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुआशरा उस डगर पे चल पड़ेगा। फिर आप इसको, इस बिखरे हुए को इकट्ठा करना सेंचुरीज लगे। कई हम देखते हैं अफसरान खुदा ना खास्ता सुसाइड कर लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। अब उसको ये पता है मैं किसी जगह भी जाऊंगा इंसाफ तो मुझे मिलेगा नहीं। अब अवाम क्या करे? हम भी किसी बदमाश को ही वोट देते हैं कि ये मेरा काम करवाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, पाकिस्तान बन गया, लेकिन आज तक कितनी ही हुकूमतों के बदलने और आने जाने के बावजूद पाकिस्तान के लोगों को बिजली ना तो प्रॉपर तरीके से मिल सकी और ना ही सस्ती मिल सकी। तो ऐसे क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम आज तक 2026 में भी पहुंच गई, दुनिया चांद तक पहुंच गई और उससे भी आगे के शायद इरादे हैं, लेकिन हम अभी तक बिजली के क्राइसिस से नहीं निकल रहे। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जहाँ पे बिजली इतनी ज़्यादा है कि वो अब उसे एक बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम और हमारी हुकूमतें आज तक बिजली को इस तरह से लेके चल रही हैं जैसे ये बहुत बड़ा बोझ हो। तो आखिर कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों को बिजली मिलने नहीं दे रहे? कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली सस्ती नहीं हो सकती? कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से हम लोड शेडिंग का हर वक्त शिकार रहते हैं? ये सारी बातें करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और इसके बाद आपका तारुफ कराऊंगी मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं। उनकी स्पेशलिटीज़ जो हैं वो बिजली को बनाने और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद उसको किस तरह से तकसीम करना है, उस सब में बहुत ज़्यादा उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो हैं। लेकिन उनसे हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि काबिलियत होने के बावजूद, नीयत होने के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान की आवाम को बिजली फ्राहम क्यों नहीं कर पाती? कौन सा सिस्टम है जो हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा? मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फयाज मौजूद हैं, और जिनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ, सीनियर एडवाइज़र हैं इस वक्त नम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के, एक्स जो है वो एमडी रह चुके हैं एनटीडीसी के, और इस वक्त चेयरमैन हैं एनटीडीसी के, जबकि एनटीडीसी का नाम जो है वो अब बदल चुका है और नेशनल ग्रिड कंपनी हो गया है। आपको बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वही मेरा सवाल है कि आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज तक हम बिजली 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 का रोना हमारा ख़त्म नहीं हुआ? किसी भी हुकूमत ने आना हो वो आके यही कहती है बिजली देंगे, पानी देंगे, मकान देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही। दुनिया कहाँ पहुँच गई है? हम अभी तक ये लाइटों के चक्कर में फंसे हुए हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, पाकिस्तान में पावर सेक्टर काम कैसे कर रहा है, क्या स्ट्रक्चर है उसका? जी थैंक यू। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम नीयत के बावजूद, आपने कहा कॉम्पिटेंसी के बावजूद, तो हम सोर्सेज अभी होने भी के बावजूद, हैं जी, सोर्सेज भी हैं हमारे पास। सोर्सेज होने के बावजूद हम लैग क्यों कर रहे हैं? एक है लफ्ज़ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, और हमारे मुल्क का जो असल अलमिया वो इंस्टीट्यूशंस की डिग्रेडेशन है। अच्छा। कि इंस्टीट्यूशंस डिग्रेड हो गए, जो फंक्शनैलिटी किसी इंस्टीट्यूशन ने जो करनी थी उस इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, उसको इम्प्रूव करने की बजाय हमने एक्सटर्नल फैक्टर से उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। अच्छा। कभी हमने बाएं तरफ देखा, कभी हमने दाएं तरफ देखा, लेकिन जो असल इंस्टीट्यूशन था उसको इम्प्रूव करने की उतनी सही या कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। और उसमें मैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, दूसरी
हुकूमतों का भी हो सकता है, अदर देन अपनी पाकिस्तान की अपनी हुकूमत। अच्छा। तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस्ड है हमारे ऊपर, इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब कि सिर्फ हमारी हुकूमत हमारी जिम्मेदार नहीं है, वो जो ऊपर लोग दूसरी अब उसकी हुकूमतें हैं। रीज़न ये है कि आप वो गैप क्रिएट करते हैं। जब आप कहीं कमी छोड़ते हैं कि दूसरे को मौका मिल जाएगा। हाँ। हम जब आईएमएफ की बात करते हैं, जब किसी और लोनिंग एजेंसी की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? हमें ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी? और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको अपने आप ने हम अपनी टर्म्स पे क्यों नहीं खेल और हमने सकते? उसे आदत क्यों बना लिया? जी, मतलब एक दफा मुझे किसी की हेल्प की अगर जरूरत पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, जी। क्या मैंने हमेशा ऐसे ही रहना है? हाँ जी। अब ये आप ये कह लें कि ओवरऑल हमारा जो हुकूमती स्ट्रक्चर या हमारा ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है, वो अलाइन्ड नहीं है फ्यूचर के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो बारिश हमें पता है हम हर साल मानसून आना है, लेकिन हम अपनी सड़कों को हम उस तरह के लिए तैयार ही रिएक्टिव नहीं करते। अप्रोच को रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है ओवरऑल एज ए कॉम। जब होगा तो देखा जाएगा। अब ये जो एटीट्यूड है, ये बात बनती नहीं है, जी तो कौमें तरक्की नहीं करती। बिल्कुल। तो कौमें उसी वक्त तरक्की करती हैं जब वो इकट्ठा होकर सोचती हैं। कलेक्टिव थॉट्स एक दूसरे से जब तक मुंतबिक ना हो, भले मेरी ओपिनियन आपकी ओपिनियन से ना मिलती हो, लेकिन देर आर कॉमन ग्राउंड्स जिस पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, कॉमन गुड के लिए काम कर सकते हैं। तो ये बहुत गहरी वजूहात हैं। जिसकी मैं वजह लेट्स से से कि जब पाकिस्तान बना, जी फौरी रिकग्नाइज कर दिया कि ये जो इंडिविजुअल जो हमारे हम रेपको रावलपिंडी की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की थी, लाहौर की थी, इसी तरह को फैसलाबाद की थी, मेस्को मुल्तान फेस्को में थी। लेस्को। तो हम लोग ये जो डिसजॉइंटेड किस्म का जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नाकाफ़ी है, ये ठीक तरीका नहीं है। अच्छा, तो ठीक तरीका तो क्या? ठीक तरीका क्या हुआ, दुनिया जहान ने सीखा कि हमने इसको एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की सूरत देनी है। तो सबसे पहला जो हमारा डैम बना, उसके लिए वापडा का डिपार्टमेंट बनाया गया, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1958 में एक्ट लिखा गया कि ये एक डिपार्टमेंट सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। और कंसोलिडेट करके तो ये काम करेगा। अच्छा, जब उसने काम बहुत अच्छे तरीके से किया, वारसक हमारा पहला डैम, उसकी लाइनें लाहौर तक पहुंची, वोल्टेज लेवल इतना बड़ा नहीं था। फिर मंगला शुरू हुआ, मंगला के बाद तरबेला शुरू हुआ। तो ये हमारे जनरेशन सोर्सेज थे और ये इंडिजिनस सोर्सेज थे। लेकिन क्योंकि हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता, तो एनर्जी को बेहतर तौर पे तरसील करने के लिए या जनरेशन के दूसरे सोर्सेज भी होने चाहिए। उसके लिए हमने 70s में, जैसे कराची में वो कनूब के नाम से न्यूक्लियर भी बना, ठीक है। फर्नेस ऑयल के प्लांट भी बने, ठीक है। मुल्तान में बने, फैसलाबाद में बने, कुछ अच्छा। गैस के प्लांट बने। अच्छा। कि वो जो डिमांड प्रोफाइल है उसको मीट करने के लिए जैसे जैसे की टेक्नोलॉजी चाहिए वो बना ली। अब ये अदारा जब बहुत ज़रा अच्छा हो गया, कदावर हो गया, बड़ा हो गया, पहले बच्चा था, जब बड़ा हो गया तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस शुरू कर दिया। वो जो अदारे की प्रोफेशनलिज्म थी, उन्होंने देखा नाउ द अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट वो आ जाता है। अब वो जब हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगा 1977 में, आप उसमें उससे ज़रा पहले ज़रा देखिए कि वापडा की मैनेजमेंट कौन थे लोग। उसके बाद हमने कहा ये तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये भी पानी का मसला है। तो हमने, और नेचुरली वो अपना एक, ये नहीं कि स्किल सेट नहीं है। तो जो मिलिट्री में हमारे होते थे ENC, जैसे इंजीनियर इन चीफ और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनका भी ये तो बड़ा रेलेवेंट स्किल सेट है। तो ये मैनेजमेंट में अब क्योंकि पहले गलती हो गई, जब ज़िया साहब के दौर में हुआ ये कि जब अभी ये सारे अदारों में वो मिलिट्री लीडरशिप आ गई, तो वो जो मैनेजमेंट तो उनको आती है, लेकिन वो जो प्रोफेशनलिज्म जो उस डिपार्टमेंट की नीड है वो नहीं पता। तो वहां आपने मेरिट को हटा दिया। जब मेरिट पे कोई काम नहीं होगा मुल्क में,
कि जो जिसका काम उसी को साझे सारी उम्र से बेशक, सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भले आप जितने मर्जी अच्छे में, अगर आपको कोर कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कोर स्ट्रेंथ नहीं है, सो आप क्या करेंगे? आप जिस माइंड सेट से आए हैं, वो मैं हमेशा कहता हूं कि एक हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल अपने प्रोफेशन में वो उन्होंने हाईएस्ट रैंक अचीव किया, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। आम आदमी तो नहीं, बहुत ही एक ट्रैक रिकॉर्ड से आए हैं, लेकिन वो कहें कि वो उनको कहें उठ के अब आज तुम पायलट बन जाओ, हाँ, अब बिल्कुल। आप उठ के अब आज पॉलिटिशियन बन जाओ, ठीक है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं रही पिछले 37-38 साल जहां वो ग्रूम हुए। सो ओवरनाइट अच्छा फिर एक माइंडसेट होता, एक थोड़ा अथॉरिटेटिव माइंडसेट बन जाता। अब जब आपको कोई दूसरा आदमी आपको दूसरी ओपिनियन कहेगा, हाँ, जिसे पता होगा तो आप अच्छा वो अथॉरिटी में कहेगा कि हैं। नहीं जी ऐसा नहीं है, ये हाँ, ऐसे होना चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं है। आप अच्छा वहां वो जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी इगोइस्टिक है, बिल्कुल। तो क्या होगा? कंफ्लिक्ट जनरेट होगा, रिफ्ट जनरेट होगी। वो जो इंस्टीट्यूशन ने प्रोग्रेस होना था, इकट्ठे होके काम करना था, आपस में यूनानिमस होना था, वो नहीं होगा। अच्छा वहां जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे, वो तो वो भी उसी तरह प्रोफेशन के साथ साथ ईगो भी आ जाती। अच्छा वो तो कहेगा यार क्या ने मैंने कोई बात गलत की। तो जो प्रोफेशनल होता है वो सिर्फ एक चीज का भूखा होता है वो कि क्या? उसकी इज्जत की जाए, दैट्स इट। हम्म ही डजंट केयर अबाउट मनी। उसको अपने अगर प्रोफेशन से प्यार है, वो क्या करेगा कि वो प्रोफेशनल जो बात है उसी पे रहेगा। तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्टीट्यूशन वीक होता इसका जाता। मतलब प्रोफेशनलिज्म की कमी आ गई। हमने प्रोफेशनलिज्म की फेवरिज्म शुरू कर दिया, ऐसे ही है। जिसकी कीमत आज तक अवाम अदा कर रही है। उसकी रीजन ये है, देखिए मुआशरे में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ कंप्लाइंट हमारी जो आम है, वो बड़े ने कहा यार बस मान ला। अब हालांकि बेशक वो बड़ा वो गलत ही बात कर रहा हो, अब हमारे यहाँ ये कल्चरल इशू है। तो हमने कहा, हमने वो साहब था या जो आप कह लें जो एज में बड़ा था, जो रुतबे में बड़ा था, ओहदे में बड़ा था, हमने कहा भाई हमने तो उसकी मान के चलना। उससे गड़बड़ हो गई, तो वो मेरिट पे फैसला नहीं हुआ। इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रोफेशनल वो उठ के निकल गए, क्योंकि उनको तो दुनिया जहान में अपॉर्चुनिटी थी। सो इंस्टीट्यूशन वीक हो गए, उस कंप्लायंट स्ट्रक्चर बन गया कि जैसे बड़े कहते हैं वैसे। मैं इसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन कहें, इसको कुछ भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, खा वो मिलिट्री से हो, मिनिस्ट्री से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, वो इंस्टीट्यूशन वीक हो गया। बिल्कुल ठीक अब है। वहां आप मेरिट पे फैसले नहीं होंगे तो आप पीछे और रह जाएंगे। अब क्या वजह है कि अभी तक हम उसी को झेल रहे हैं? मतलब अभी कुछ नया नहीं कर सकते? जी अभी बहुत बेहतरी आने की अभी अब मतलब मैं कैसे समझता बिजली हूँ बनाते हैं पिछले हम? 2-4 साल से, 2-3 जी। साल से ये हुकूमतों ने सीखा, या अभी जो नया माइंडसेट है कि जो जो भी पीछे कर रहे थे वो बात बन तो नहीं रही। सो आपको भी पता है कि भी मैं भी किसी इनकार की वजह से आई वाज ऑस्टेड, ठीक है, फ्रॉम द पोजीशन। लेकिन वो अब क्या, वही मैं उस पूछ तरह सकती की हूँ? हुकूमत है। मैं पूछ सकती हूँ वो क्या वजह थी? जी उसकी तो बहुत सिंपल है जी। कि मैं एक एज ए प्रोफेशनल मैं समझता हूँ ये काम नहीं होना चाहिए, तो मैं ही उसका फैसला करने का इख्तियार रखता हूँ। तो मैं तो किसी जो मुझे पता है, क्योंकि मैं एक पब्लिक सर्वेंट भी हूँ, मुझे पता है इसका पब्लिक पे क्या असर होना, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है और मुझे ये नॉलेज है। दूसरा आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, वो तो ये फैसला कर देगा किसी और वजह से, क्योंकि किसी और को उसने कंप्लाई करना। लेकिन को मेरे जैसा आदमी जिसको बात समझ भी है और वो इंटेग्रिटी वाला है, तो वो इनकार कर देगा। वो मामला कोई भी हो, वो आज भी हो सकता है, कल भी और ये मतलब ये सारी उम्र से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ये कोई मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग जो कि इसी तरह एज ए प्रोफेशनल वो दुनिया में आए, उन्होंने बात की। अब मतलब हम दूर कहाँ जाते हैं, सुबह शाम अपनी दीन की तो हमें समझ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की जो रिवाज की बात थी, वो तो उसके खिलाफ थी, तो सबको चैलेंज आया ना, उनका ये क्या बात हुई कि हम किसी इसकी माबूद की बजाय हम किसी और माबूद को
यानी कि उनकी इबादत शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा हम बिजली बनाते कैसे हैं पाकिस्तान में? मेनली क्या जो है वो तरीकाकार है पावर सेक्टर में? इस वक्त की जो सूरत हाल ये है कि जितना भी आप कह लें कि आइडियल एनर्जी मिक्स किसी भी कंट्री का, तो इस वक्त तो वो है आइडियल कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो रिलायंस एक्सटर्नल नहीं है, यानी कि मोर देन 50%, 60 से प्लस परसेंटेज हम अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज से बिजली बनाते हैं। अच्छा। उसमें हाइड्रो प्रीडोमिनेटली तकरीबन 37% होगा कि पानी तो जब हमने डैम बना लिया, रन ऑफ द रिवर है, वो पानी भी अपना ही है, तो बिजली बन गई। अब सोलराइजेशन बहुत हो गई कंट्री में, सो उसमें भी कम से कम आप अगर कह लें कि 8-7% उसका भी अब हिस्सा है। कुछ वो खैर नेट मीटरिंग के साथ हो या बिहाइंड द मीटर हो या जिसको हम कैप्टिव जनरेशन कहते हैं, वो किसी नेटवर्क से नहीं, लेकिन लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, एनर्जी की नीड्स। फिर हमारे यहाँ अपना क्रूड ऑयल भी निकलता है, उससे फिर हमारे रिफाइनरीज फर्नेस ऑयल भी बनाती हैं। अच्छा। भले वो एक्सपेंसिव प्लांट हो गए, अच्छा। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरियात में हमें काम देते हैं पीकिंग में, तो वो भी इंडिजिनस फ्यूल हो गया। ठीक है। कुछ हमारे पास गैस के प्लांट्स हैं, गैस भी हम सुई गैस जिसको हम उर्फियाम में कहते हैं, तो वो भी हमारे कुछ वहाँ से हमें मिल जाती है। न्यूक्लियर को भी आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं जी। कि वो अब हमारे रिएक्टर लग गए, इक्विपमेंट तो हमारा ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही होता है, लेकिन बात है फ्यूल की। फ्यूल सप्लाई, अब वो यूरेनियम भी हम खुद ही इनरेज कर लेते हैं या जो भी हम आसानी से मिल जाती है, और उसकी को कास्ट बहुत ज़्यादा, ये भी इंडिजिनस कह लें। तो फिर अगर तरीकाकार जी, अभी जो हमारे जो रिलायंस जो हमारी अगर है इम्पोर्टेड फ्यूल पे, वो है जो RLNG के प्लांट्स। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन इनकी भी कुछ की ज़रूरत है, क्योंकि जब पीक बढ़ती है तो मुझे इस प्लांट की भी ज़रूरत है। लेकिन कुछ हमसे जो टेक्निकल गलती आप कह लें, क्योंकि ये मैंने बताया ना बहुत कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, इसके लिए इंस्टीट्यूशन 100% ठीक, उसमें स्किल सेट 100% ठीक, क्योंकि आप कहीं भी गलती कर देंगे, उस गलती की सजा मिनिमम 30 साल है, क्योंकि प्लांट का एग्रीमेंट तो आपने कर लिया, और जो ज्यादा जो मैंने ट्रांसमिशन नेटवर्क, उसकी उम्र 70 साल है, तो या उस फैसले की कीमत आप 70 साल भुगतेंगे। हाइड्रो के केस में आपने गलती कर दी तो 100 साल भुगतेंगे, अवाम भुगतेगी, सारे मिलके। ठीक है, सो इस सेक्टर में एक तो ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसे लगते हैं, फिर बहुत देर लगती है एक फैसला करने में और उसको बनाने में, ठीक करने में, और फिर उसका जो एग्रीमेंट है वो कम से कम 30 साल, बेशक एग्रीमेंट ना भी हो, उस फैसले की कीमत 100 साल तक जाएगी। सो आप इसलिए जो मर्जी हुकूमत आ जाए, अगर कहीं किसी भी चेन में गलती हो गई तो आप भुगतेंगे। तो जैसे मैंने कहा, जब हमने ज़िया साहब के दौर में, जो वहाँ मैं समझता हूँ गलती हमसे हो गई एज ए कंट्री और एज एन इंस्टीट्यूशन, वो जो कंप्लायंस की मैंने बात की। अब क्योंकि वहाँ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हमारे लोग आ गए, अब उनको पता नहीं है कि ये आपने पहला सबसे एक बात की कि दुनिया ने इसको बिजनेस कहा, तो आपने क्यों नहीं किया? तो वापडा इसको एज ए बिजनेस ही रन करता था। क्या हुआ कि अब हमने अपने इक़्तिदार को थोड़ी तवील देना, तो क्या करेंगे? लोगों को थोड़ा इनकरेज करेंगे, खरीदेंगे, जो भी उसका नाम आप सख्त जो भी नाम रख लें। अच्छा, क्या करेंगे? अब इंडिविजुअल्स, आपने उन लोगों को कहा कि हम आपको 2 करोड़ देंगे, उस वक्त के जो पैसे थे आपको करोड़ देंगे, आप अपने गांव में सड़क बना लो, मैं तुम्हारे गांव को बिजली दूंगा। सो मैं इसको लोगों की एफिलिएशन खरीदना कहता हूं। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने वो कर दिया, अब वो बिजनेस नहीं है, अब मेरिट पे फैसला नहीं हो रहा। अब मैंने किसी ऐसी जगह बिजली गांव को दे दी जहां तो उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अच्छा, मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने पैसे लगा दिए कि वहां तो रिकवरी मुमकिन ही नहीं थी। तो आपको ये काम आहिस्ता आहिस्ता, हम वहां उस वक्त
वोट के लिए या अफिलिएशन गेन करने के लिए हम एक बहुत रिएक्टिव सा फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन उसके फिर खमियाजा कौम बहुत दूर तक भुगती है। हुआ क्या, वापडा कैश कंस्ट्रेंड हो गया। वापडा के पास जो कैश होता था वो ऐसा ऐसा डेवलपमेंट कर रहा था, ठीक है ना। आप क्या करें कि उस अगर वापडा में कहीं इनएफिशिएंसी, उस इनएफिशिएंसी को एड्रेस करें। हाँ। हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल लीडरशिप, एक्सटर्नल काम किए और फिर अपनी मर्जी से हम उस पर बड़ा इल्जाम लगाए भी इनएफिशिएंट है, ये चोरी हो जाती है, एम्प्लॉइज ठीक नहीं है, 10 बहाने बनाए। लेकिन वो एक्सटर्नल एक फैक्टर आ गया उस इंस्टीट्यूशन को तबाह करने। इदारों की खुद मुख्तारी, जब आप इदारों की खुद मुख्तारी कंप्रोमाइज हो गई। वहां से फिर जब आप एक मामले को, घर को आप बिखेर देते हैं, उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, उसको सिनर्जी में लाना बहुत मुश्किल है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि फिर लोड शेडिंग और फिर उसके बावजूद इतनी महंगी बिजली। अब ये तो आफ्टर फैक्ट, ये सिम्टम्स। हाँ जी। जब आप, मैंने कहा आपके फैसले में मेरिट ना हो, अब आप लेट्स से मैं बताता हूँ उसकी रीजंस क्या है। उस वक्त मैंने बताया कि वापडा को हम कैश कंस्ट्रेंट कर दिया कि सारे वापडा की जो इनकम थी वो लग गई अब गांव को बिजली पहुंचाने में। हाँ। भले बिजली है या नहीं है। अच्छा, अब जब बिजली नहीं है तो फिर क्या हुआ, अब जल्दी जल्दी प्लांट लगाओ, क्योंकि अब डिमांड क्रिएट कर दी है, अब प्लांट लगाओ। अच्छा, अब रातों रात को प्लांट लगाओ, अब वो भी मेरिट पे फैसला, जैसे आईपीपीज हमने 94 और जी बिजली कम हो गई है, जल्दी जल्दी लगाओ। अच्छा, मैंने कहा एक गलती करेंगे 10 गलतियां करनी पड़ेंगी, जैसे एक झूठ बोलो 10 छुपाने में 10 आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसे ही। तो इस सेक्टर में गलती की, तब आईपीपीज भी एक गलती है आपके। नहीं, आईपीपीज को अब डिमांड क्रिएट हो गई तो इंजीनियरेशन तो लानी है। अब पॉलिटिकल फैसला क्या होगा, यार ये प्लांट बनाएंगे, ये तो 10 साल में बनेगा, ये जो लेट्स से काला बाग है इसको तो 10-12 साल लग जाएंगे, उस वक्त तो मेरी हुकूमत भी नहीं रहेगी, लोग तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, क्या करो, जल्दी जल्दी जो प्लांट 2 साल में यार क्या बनता है, उनका जी फला प्लांट बनता। तो हमने जो 90s में प्लांट लगाए सारे के सारे फर्नेस आयल। हमने कुछ टेक्नोलॉजी और फिर जब फर्नेस ऑयल नहीं आया, और फिर फर्नेस ऑयल कहाँ 18 से 118 हुआ। सो मैंने कहा ना, जब प्रोफेशनल्स के हाथों ये फैसले ना हो, आप किसी भी पॉलिटिकल मोटिव या किसी को जी हजूरी के चक्कर में आप फैसला वो कर दे, आपने नौकरी बचाओ स्कीम के तहत, खा वो वापडा का एम्प्लॉय हो, बिल्कुल ठीक है, वो कहता जी अब साहब ने कह दिया, हुकूमत ने, कि मैं क्या करूं, अब हुकूमत ने तो कहा ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं तो प्रोजेक्ट बनाने के लगे। अब ये वो तो किसी और प्लानर ने फैसला करना था, उन्होंने कहा जी अब फैसला तो हो गया, अब मेरी जिम्मेदारी तो उसको बनाना है, उसमें वो परफॉर्म कर रहा है। सो मैंने कहा कि हमारे जो असल फुकदान इस मुल्क में जो रहा वो है इंटीग्रेटेड सोच, इंटीग्रेटेड प्लानिंग। वो कभी 90s में होनी शुरू हुई। 94 में पहला मास्टर प्लान वापडा का बना, शेल्फ हो गया, क्योंकि ये आईपीपीज का वो रातों रात हमने उसको लगा के, तो हमने तो तमगे लेने थे, हमने तो इतनी बिजली का इंतजाम कर दिया। अब आईपीपीज से जान छूट गई हमारी? नहीं, कभी छुट ही नहीं सकती, और कोई आईपीपी, सारी दुनिया आईपीपीज कर रही है। ये आप ही के लिए वबाले जान क्यों? हाँ, क्यों? उसकी रीजन, उस वक्त वापडा की जो मैनेजमेंट थी उनका ख्याल ये था कि 1500-1000 मेगावाट हमारे लिए काफी है। ठीक। अब क्योंकि प्रोजेक्ट लगाने में या हमने जी ये वन विंडो बना दी, ये कर दिया, लग गए 4000 के करीब। अब हम हो गए सरप्लस। तो 2000 से 99 से 2006-07 तक हम सरप्लस में रहे। सरप्लस का मतलब जब आपकी कमिटमेंट हो गई कि मैंने 60% आपको प्लांट फैक्टर देना, डिमांड है नहीं, तो उसको मैंने कमिट कर दिया कि भाई तेरा सौदा बिके ना बिके, 60% पे मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। तो जब मैंने ना वो सौदा खरीदा, ना मैंने बेचा, ना मैंने रिकवर किया, तो क्या होगा? सर्कुलर डेट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और फिर आपको ये भी चैलेंज है कि क्या आपने जो तरसीली निज़ाम में, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो गई? क्या बलूचिस्तान हमारे 2 प्रोविंसेस से भी बड़ा प्रोविंस, क्या ये टेक्नोलॉजी उस एतबार से
क्या वो हर बस्ती घर को बिजली दी जा सकती है पुराने निजाम में? द आंसर इज नो। उन्होंने रात को एक बिजली का 2 बल्ब जलाने हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो कौन पे करेगा? सो वो बिजनेस के एतबार से वायबल ही नहीं। तो फिर क्या वो हमेशा ऐसे ही रहे? अच्छा, उसके तरीके हैं कि वो जो छोटे छोटे आपने निजाम, जैसे अब पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। कौन सी? ये सोलर वाली बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये विंड फार्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब उन आबादियों को एक मिनी ग्रिड कह लें, माइक्रो ग्रिड कह लें, अब उन कम्युनिटीज को सर्व किया जा सकता है। या हम ये करते कि वहां कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे बनाते जहां के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लोग वहां फैक्ट्री में काम करें। दुनिया में काम कहाँ होगा? जहां आबादी होगी। आपने दुकान खोलनी है, आप वीराने में जाके दुकान खोलेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आप कहेंगे जहां आबादी है वहां खोलूं ताकि 4 ग्राहक आए। तो उस प्रोविंस का ये मसला ये था कि वहां आबादी नहीं, तो बिजनेस कहाँ होगा? तो सब लोग कोयटा वाले या किसी और जगह वाले जो आबादी वाले वो उठा के इस्लामाबाद ले आएंगे, अपना बिजनेस भी वहां बिक्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये फिर हुकूमती लेवल पे और तरीके से सोचा जाता है कि मैंने इस इलाके को डेवलप करना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसमें मैंने जैसे कहा, उसमें भी चीजें जहां आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां एक्सटर्नल पावर्स के भी इंटरेस्ट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर हुकूमत उसमें लग जाती है। सो ये बड़ी मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब आवाम को तो सिर्फ इतना पता है बटन ऑन किया, हाँ, लाइट आ गई। तो ये बहुत गहरी बातें हैं। इस पे मतलब एक आध ये भी लाग जा, मतलब उससे बात नहीं बननी। ठीक है, अगर एक एक टॉपिक पे आप उठे और उसको बड़ा सैर हासिल उस पे गुफ्तगू करें, और फिर आप, बल्कि मेरी सिर्फ ओपिनियन नहीं, आप 5-4 लोगों को वर्कशॉप सी करें, आपका क्या कहते हैं इसी पे, आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तब जाके एक वैल्यू एडिशन होगी मेरी नाकस। अच्छा, ये देखें कि ईरान की जंग हुई जी, तो हम क्यों बिजली से हाथ धो बैठे? क्योंकि आपने जो रिलायंस, मैंने कहा जैसे RLNG की आपकी रिलायंस है, पंजाब में मुझे बताइए कौन सा हाइड्रो? नहीं है। न्यूक्लियर छोटा सा है, वो जो चश्मा में। डिमांड कितनी है? 75% इस मुल्क की डिमांड यहाँ है, यहाँ और KP। सो जैसे अगर 70% भी लगाए, अब इसके पास एनर्जी के रिसोर्सेज नहीं, कहां से आएंगे? तरबेला जो बिजली बनाता है वो कहां जाती है? तरबेला फाइनेंशियली वायबल ही नहीं है अगर पंजाब नहीं है। अगर खरीदार नहीं है तो वो प्लांट क्या वायबल होगा? क्या मंगला वायबल होगा? क्या कोई भी प्लांट वायबल हो अगर खरीदार नहीं? तो हमसे जो टेक्निकल जो नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं, बहुत रिएक्टिव काम हो गया। हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लोड सेंटर से लग गए बहुत दूर। लगने चाहिए थे चश्मा के करीब, अब वो K2 K3 लग गए वहां, क्योंकि वो जल्दी जल्दी वहां लग सकते थे। आपको 10 साल से लोड शेडिंग आप भुगत रहे थे, ठीक, 18 घंटे। अब कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं थे, इंस्टीट्यूशन आपके वीक हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं, तो क्या होगा? गलती तो होगी। तो प्लांट, और यहां अगर कोई प्लांट कोई और लगाएगा, जैसे पाकिस्तान टाम, उनको वो जगह सूटेबल लगी, उन्होंने जी हम यहाँ प्लांट लगा रहे हैं, आप आके तार बिछाओ, हमसे बिजली ले जाओ, तो NTDC क्या करेगी? वो वहां वो फैसला क्योंकि हुआ ही नहीं, वो तारे बनाने चल पड़ेगी। लेकिन ये किसी को पता ही नहीं कि भाई वो अगर प्लांट ही में यहाँ इस तारों की जरूरत ही नहीं थी, अब मैं सारी उम्र उसके लॉसेस भुगतूंगा, सारी उम्र उसकी कंस्ट्रेंट भुगतूंगा, लोड मेरा यहाँ है। या तो आपने प्लान किया था वो 2200 मेगावाट के प्लांट है, मैं 2200 मेगावाट की वहां इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, सत बिस्मिल्लाह लाओ जी, लेकिन ये नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर दूं जी। जब आप पावर सेक्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग जी, कि डिमांड को देखो, जनरेशन टेक्नोलॉजी को देखो, कौन कौन सा प्लांट लगे, और डिमांड की प्रोफाइल देखो, और फिर देखो कि लीस्ट कॉस्ट के तरीके से मैं कैसे सप्लाई कर दूं। ये हो गया इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग। अब मैं अगर फ्यूल की अवेलेबिलिटी उस मिक्स को बीच में ले आऊं,
कि वो एस्पेक्ट भी देखो। उसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लानिंग। अब मैं और एक लेवल पे चले जाता हूँ कि यार मेरा अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाता हूँ तो उसका तो बिजली पे भी इम्पैक्ट है, अगर इसका इस पे भी इम्पैक्ट है, इंटर रिलेटेड इम्पैक्ट्स है। उसको मैं कहूँगा इंटीग्रेटेड, क्या कहूँगा, एनर्जी प्लानिंग। ठीक है। अगर मैं उससे भी एक लेवल ऊपर जाऊं कंट्री लेवल पे कि ये एक्टिविटी, ये फैसला क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा, उसको देखूं, इसका उस पर इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक लॉस कितना है कंट्री का, मैं उसको कहूंगा इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अभी तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम पे नहीं है। अच्छा, तो ये देखें ना कि फिर इसका मतलब है आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। महंगी बिजली अगर इतनी है तो उनके मसाइल ही इतने हैं, तो हमें ईज आउट करने के लिए मसाइल, मैंने कहा मेरिट को फॉलो ना, उसी हुकूमत ने, ये किसी ने भी किया, हुकूमतों ने ये किया, हुकूमतों ही नहीं किया। तो हमने जब अपने प्रोफेशन जो जिस अदारे का काम था, हमने उसको मल्टीपल अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं ये? हाँ जी, इसको ठीक कर सकते हैं ये? इसका मतलब ये है कि वो जो घर के जो मैंने हिस्से जैसे जैसे किए हैं उन्हें ठीक उनको कैसे कोऑर्डिनेशन में लाना है। अभी हमने एक कोशिश की है कि ये जो प्लानिंग का फंक्शन था ये मिस हो गया, वापडा के जमाने में था, ठीक है, लेकिन वो भी सबोटाज हो गया। मैंने कहा 94 का प्लान शेल्फ हो, उस पर कोई बहस नहीं हुई। आईपीपीज हमने रातों रात लिए, हुकूमत ने ही फैसला किया। वापडा की मैनेजमेंट ने, कुछ लोगों ने रजिस्ट किया तो उनको तब्दील भी किया गया, ठीक है, लोग भुगते भी, लोग छोड़ के भी चले गए कि यार ये तो ठीक बात नहीं है। तो किसका लॉस हुआ? इसी कंट्री का लॉस हुआ, ठीक है। वो उन्होंने तो अपने फैसले मनवा लिए, लेकिन मुल्क तो चैलेंज में धकेला गया ना, ठीक हुआ। बाद में भी अब ये रिवाज पड़ जाता है कि धौंस से काम लिया जा सकता है, तो लोगों को, वो भी अंदर वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता ये लगना शुरू हो गया, तो यार इधर हमारी कौन सुनता है, अच्छा जैसे कहते हैं वैसे करते जाते हैं। अब वो जिस एज ग्रुप में जैसे जनरल मैनेजर बनता है या मेंबर पावर वापडा का बनता है, उस एज ग्रुप में बड़ी उसने अच्छी नौकरी की है, साफ सुथरी की है, बच्चे उसके जवान है, कोई पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है, उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, उसकी मुआशरे में कुछ इज्जत है। क्या वो कहेगा कि मैं सस्पेंड हो जाऊं? वो कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज कर लेगा। आल तो उसको प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी उसकी दिल खराब हो रहा है, वो बहुत मुश्किल में है। आप देखते हैं, कई हम देखते हैं अफसरान खुदा ना खास्ता सुसाइड कर लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। क्या वो इसी वजह प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते? वो इसी यही वजह होती है कि जब आपको एक बंदे ने 30-35 साल ये आपने इस अंदाज से लाइफ गुजारी है, ओवरनाइट आपको किसी गलत फैसले के लिए कहा जाए तो क्या करेगा? या तो नौकरी छोड़ देगा, रिटायरमेंट का था यार मुझे साइड पे कर दो, कुछ कर देगा। तो दोज आर द रीजंस। ये मुआशरे में हमें मजबूत करना है अपना इंसाफ का निज़ाम। अब उसको ये पता है मैं किसी जगह भी जाऊंगा इंसाफ तो मुझे मिलेगा नहीं। अब अवाम क्या करे? ठीक हो गया, अवाम क्या करे? अवाम सफर करती है, अवाम भी मेरिट का काम नहीं करती। क्या हम क्या? क्योंकि अवाम उसी तरह से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सोच ये हो गई है यार ये तो शरीफ आदमी है, इससे क्या होना, हम भी किसी बदमाश को ही वोट देते हैं कि ये मेरा काम करवाएगा। और हम भी तो वो सिफारिश कल्चर बहुत इस्तेमाल ऐसे ही है हमारा। ये हम माए बाप क्या सिखाता है कि वो जब वो रोल मॉडल नहीं है, उसके बच्चे को पता है मेरे बाप ने ये कंप्रोमाइज किया, मेरी माँ ने ये कंप्रोमाइज किया, वो क्या सीखेगा? तो जब ये आप मुआशरे में से अदल खत्म कर दें, मेरिट खत्म कर दें, आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुआशरा उस डगर पे चल पड़ेगा। फिर आप इसको, इस बिखरे हुए को इकट्ठा करना सेंचुरीज है। अच्छा, बिजली बहुत महंगी है, जैसे लोगों ने उसकी आसानी के लिए कुछ सोलर लगा लिए, कोई यूपीएस लगा लिए, कोई जनरेटर्स अपनी हैसियत के मुताबिक, उसमें भी दुश्वारी है, वो फिर भी कोई दुश्वारी नहीं, सब लोग लगा रहे हैं। नहीं, सोलर्स के भी कहीं पे जगह पे लाइसेंस बनवाना होगा, ये आपको लगता है कि जी लाइसेंस, अगर तो आप अपने को कहें कि मैंने सोलर लगा लिया, मेरे घर की बिजली ठीक हो गई 4 घंटे 6 घंटे के लिए, आई एम गुड,
अगर तो आप ग्रिड के पास नहीं जाते वापस, कोई हर्ज नहीं, अच्छा, बनाए अपनी बिजली। आप ये कहें कि यार ये जो पहाड़ी से जब उतरना है ना, तो एक चिंची वाला आपने बस छोड़ी, बस ने कहा मैंने तो 50 रुपए लेने हैं, चिंची वाले का जोर नहीं लगना था, उसने कहा यार उतराई है तुम मेरे रक्शे पे बैठ जाओ। मैं बहुत क्रूड तरीके से बात समझाता, मैं समझ गई। आप कहोगे अब जब नीचे आ गए, उसने आपको नीचे, आपने कहा 50 की बजाय मुझे 25 दे दो, आप पहुंच गए नीचे, अब आ गए आगे अपहिल, आपने कहा बस वाले मुझे बिठा दे, उसने कहा वो जो पीछे मुझे पैसे नहीं दिए तुमने, अब वो दोगे तो चढ़ोगे। क्योंकि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, सोलर जो अगर मैं अपने घर में लगाऊं, आप लगाएं, वो आपको एनर्जी दे रहा, कैपेसिटी नहीं दे रहा। आप कैपेसिटी का चार्ज कैसे ले सकते हैं? फिर ये आपने कहा बिजनेस के तौर पे रन करें, रात को तो डिमांड हो गई 30,000, तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट चल रहा है, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट। आप कहें कि इसको नेट कर लो, जो दिन में 10 रुपए वाला था उसके साथ नेट कर दो, इक्विटेबल काम करना है ना। डॉक्टर साहब हम अपनी आसानी अब कैसे करें? मतलब मैं अपने घर कुछ ऐसा डिजाइन करूं, कोई पिछले दिनों में देख रही थी कि स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन में कुछ हम डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। आपको शायद याद हो कि मैंने शेयर किया हुआ सब सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, हमने एक रिपोर्ट लिखी लम्स में, और मैं ये बरमला ये कहता हूं कि हमारे मुल्क का चैलेंज हमारा अपना क्रिएट किया, और वो मेरा असल घर कसूरवार। सर्दियों में मेरी डिमांड होती है 12,000, मुझे कोई प्लांट, कोई कैपेसिटी प्लांट देने की जरूरत नहीं थी ज्यादा, ये गर्मियों में 30,000 क्यों हो जाती? ये जो 17 से 18,000 में सवायद ये जो एसी चल रहा है, ये घर की दीवारें ठंडी करने के अलावा मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ? कुछ भी नहीं, घर की दीवारें ही ठंडी करते हैं। क्या मैं घर ऐसा नहीं बना सकता था कि मेरी ये एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती? ये 30 की बजाय 15 होती, 18 ठीक हो गया। मतलब अगर बिजली का मसला ज़िया के दौर से खराब था, तो उस पे खपने की बजाय हम दूसरी तरफ कुछ बेहतर कर लेते। ये करते हैं अदारे, जिनको अदारों को काम करने दिया है, फिर वो अल्टरनेट तलाश करते हैं, फिर वो सब चीजों को सोचते हैं कि यार मैं इसकी जगह प्लांट लगाऊं, अब उसके जुम्मे है लीज कास्ट प्लानिंग। वो कहता है मुझे डिमांड साइड मैनेजमेंट पे कुछ अपॉर्चुनिटी निकलती है कि ये जो पीक रक्त आती किस वजह से, वो सोचेगा, फिर वो देखेगा कि नहीं यार इसको प्लांट, ये सारा ऐसे ही है कि आपने बस खरीद ली, वो कहता है यार मैंने ईद के दिन बैठना, खड़ी रखना बस, मैंने ईद के दिन मैंने कराची जाना, लेकिन मैंने सारा साल उसके पैसे नहीं देने तो पड़ेंगे। अगर आपने वो सर्विस लेनी है तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये हमने, अच्छा ये हमारे अदारों का काम है लोगों को ये बात अब आप जितने भी माशाल्लाह यहाँ लोग बैठे हैं, अब वो मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, ये करने का दिल कर रहा है उनका कि यार बात तो ठीक है, हाँ। ठीक है। अब ये क्या मेरा सब लोग क्या बेवकूफ हैं? सब बात समझेंगे, मेरे ही लोग हैं, मेरे ही मुल्क के लोग हैं। तो ये अदारों का काम है लोगों को समझाना, उनको ये जो हम मीडिया पे ह्यू एंड क्राइम, बात समझी नहीं, अब वो है ना, मीडिया का भी एक रोल है, अब बात की समझ नहीं, पता अब गलत बात हाँ। फैलाए जा रहे हैं, ठीक है, बात की समझ नहीं। अब आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूं कि ये मतलब दिस इज नॉट अ इजी थिंग टू डू, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, इट हैज टू बी अंडरस्टूड। एक्सटर्नल इसमें बहुत सारी अवामल है, पैसे, फिर मेरे पास पाकिस्तान में मैं इक्विपमेंट नहीं बना पाता, ठीक है, मैंने वो निजाम ही नहीं बनाया, तो हमें ऐसे तो मैं सारे इंपोर्ट करके मैं इक्विपमेंट लेता हूँ, तो वो डॉलर कहाँ जाएगा? अच्छा वो जो डॉलर खर्चे को कहता मुझे डॉलर में रिटर्न करो, मुझे तो डॉलर में रिटर्न करने, ठीक है। सो आपने बहुत फूंक कर कदम रखना होता है। अब ऐसे के साथ क्या फायदा होता है जब हम लॉकडाउन लगाते हैं, 8 बजे दुकानें बंद कर दो जी, तो क्या फायदा होता है? बड़ा फायदा होगा। एक तो ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये क्या आपके अपने वालिदैन से पूछिए जरा, क्या हम इसी तरह के सुस्त रवि के शिकार थे जब पाकिस्तान बना, कि मैं दिन को 12 बजे 1 बजे दुकान खोलूंगा और तुम आना रात को 11-12 बजे? वाज दिस द लाइफस्टाइल? आप अपने आप को, अगर वो सुबह उठ के काम करने शुरू कर दें, आप अपने आप को कितने मिथ हैं कि क्या मैं दकियानूसी हो जाऊंगा, जल्दी सो जाऊंगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। क्या जो यूरोप है या अमेरिका है वो जल्दी, क्या वो अपनी दुकानें 5 बजे बंद नहीं करता? अच्छा हम उनकी को गलत अगर को काम करते हैं, नहीं वैसे हम उनसे बहुत इम्प्रेस हैं, वैसे क्यों नहीं होता, वैसे क्यों नहीं होता? तो वो मैंने तो कहा कि वहां 6 बजे संडे को
भाई छुट्टी भी होती है 6 बजे, अगर कोई माल खुला है 6 बजे बंद हो जाना। दिन में बाकी दिनों में उन्होंने अभी तक 9 बजे भी किया है, लेकिन जब मैं शुरू में मैं जब आज से 40 साल पहले जब मैं यूएस गया तो वो दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी शाम को, ठीक है। तो अभी वो कहीं 9 बजे तक पहुंचे, कभी 9 बजे माल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वहां तो देखो ना, अब हम बातें करें, नकल करें किसी और की, जबकि बाकी चीजों में मैं जब कहता हूं कि वो हमारा जो इंडस्ट्रियल डिमांड की जो सप्लाई अगर 40% हो जाए हमारे मुल्क में, 25 करोड़ का मुल्क है, कितने लोगों ने इस इकोनॉमी पे बेस पे करके रोटी खानी है। तो हमारे यहाँ वो डिमांड की 22%, तो 22% इंडस्ट्रियल डिमांड से आप 25 करोड़ का मुल्क नहीं चला सकते। सो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना होगा, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ानी होगी। आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है नहीं। उन लोगों की इन्वेस्टमेंट की फजा पैदा करनी होगी ताकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री ग्रो हो, लोग आसूदा हो जाए। तो हम और जिस चीज की जरूरत हो उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके फिर उसका फैसला किया जाए। सही। और ये जो ऊपर टैक्सेस लगे होते हैं, मतलब एक यूनिट कितने का है वो तो समझ में आता है, यूनिट तो थोड़े होते हैं। और फिर टैक्सेस इलेक्ट्रिसिटी से ये अब देखो, क्योंकि लोग टैक्सेस दे, उसमें अवाम का कसूर है। अगर हमारा मॉनिटरिंग का निज़ाम ठीक हो, लोग जो कमाई करते हैं उसमें से गवर्नमेंट जो सड़क बनती है, आपका जो स्विच सिस्टम बनता है, जो आपको पानी मिलता है, हम हैं मुफ्त खोर आदि हो गए। और शहनशाही भी ना, हमें खुद काम भी नहीं करना पसंद। अच्छा, दूसरी बात ये कौम में खराबी आ गई, तो उस खराबियों को दुरुस्त करें। पानी, दुनिया जहान में पानी की कदर है और पानी के इस्तेमाल के पैसे हम जाया करते हैं, बैठे पाइप खोल के गाड़ियां धो रहे होते हैं। मतलब इससे बड़ी स्टुपिडिटी क्या होगी। हम कहने को बड़े वजेदार और बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले, और आप ये नहीं वाच कर रहे कि अगर मेरे एक मुलाजिम मुझे अवेलेबल है, वो पानी का क्या इस्तेमाल कर रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब कहीं हुकूमत टैक्स मांगे फिर मुझे तकलीफ होती है। मैं सर्विसेज सारी लूं, ठीक है, लेकिन मैं पे बैक ना करूं। अगर हम कनाडा में 49.2% मेरा टैक्स रेट था, इसका मतलब है अगर मैं 100 रुपए कमाता था, 50 रुपए गए, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती थी। वहां तो अच्छा हमारे ही लोग हैं, वहां जाके टैक्स देने को तैयार हैं, यहाँ नहीं देने। यहाँ लोगों का ट्रस्ट, अगेन मैंने जब अदारे कंप्रोमाइज हो गए, लोगों का ट्रस्ट हट गया। लोग डोनेशन में तो पाकिस्तानी कौम जैसी डोनेशन देते कोई नहीं, बिल्कुल। तो लोगों को बुरा उस अंदाज से नहीं मैं कहता। अब वो डोनेशन तो जिस पे एतबार ईदी साहब को लोगों ने दिए, आपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए दिए, बन गया, लोग डोनेशन देते हैं। तो कहाँ के पैसे, क्योंकि ट्रस्ट आ गया ना यार, ये पैसे ठीक इस्तेमाल करेगा। जब आप हुकूमत अदारों को आप कंप्रोमाइज कर दें, अदारों पे ट्रस्ट हट जाएगा, लोग देना बंद कर देंगे, पैसे नहीं देंगे। और फिर एक्सप्लॉयटेशन, अच्छा फिर वो हुकूमत एक्सप्लॉयटेशन शुरू करेगी, फिक्स नहीं करेगी एक्सप्लॉयटेशन। वो बिजली के बिल में टैक्स लग के आ जाएगा, भाई उसका क्या काम टैक्स कलेक्शन से, वो तो सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नमेंट ने किया हुआ आजकल के 100 यूनिट होंगे तो इतना बिल आएगा, यूनिट्स के हिसाब से बिल फिक्स कैसे कर देते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वो आसान एक तरीका है, वो बिल के साथ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि इसकी जो इंस्टॉल्ड बेस क्या है घर का। अब एक झोंपड़ी है, उस पे ख़ास तरह पता है कि वो उसका बिल थोड़ा आएगा, तो उसकी जो डिमांड है वो भी दो चीज़ें हैं, एक एनर्जी है और एक पावर है। पावर का यूनिट है वाट या किलोवाट या मेगावाट, एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर जी, जिसको हम यूनिट के, जिसके अगेंस्ट हम पैसे देते हैं जी। अब आपके घर तार पहुंची, हाँ जी, आप चले गए छुट्टी, वो जो तार में से बिजली आपको पहुंचाई जा रही थी, क्या वो जो सप्लाई जिसने की तार उठा के घर ले गया? नहीं, वो तो वही है, वो तो वही है। उसका कुछ कास्ट आएगा, उसकी कोई मेंटेनेंस आएगी। क्या मुझे उसका कुछ फिक्स चार्जेस देने चाहिए? कभी आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि तरबेला से बिजली ला रहा है, वो उसने भी अपनी लाइन मेंटेन करनी है कि आपको पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आपने कहा कि मेरा घर जो है ना वो 1 कनाल का है या 2 कनाल का है या 5 मरले का है, मेरी डिमांड 5 किलोवाट है या 10 किलोवाट है या 20 किलोवाट है, देखो इंतजाम करके रखना, ट्रांसफार्मर लगा के रखना, पीछे जनरेशन लगा के रखना,
शायद मुझे 20 किलोवाट का भी जरूरत पड़ जाए, तो लेकिन इंतजाम पूरा रखना। तो अब मैं क्या करूं, मेरे से आपने इंतजाम पूरा करवा लिया, ठीक है, और कहें तो मैं तो जहाँ 6 महीने यहाँ रहता हूँ, 6 महीने तो कनाडा अमेरिका में रहता हूँ, तो अब 6 महीने का मैंने तो बिल नहीं दिया, तो वो जो एनर्जी मैंने इस्तेमाल, भले ना दे क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन वो जो कैपेसिटी है जिसके अगेंस्ट आपने मुझसे इंतजाम करवाया है, वो तो पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सही। अब मुझे ये बताइएगा, अगर हम कंक्लूजन की तरफ आए, असल जिम्मेदार कौन सा इदारा है? असल जिम्मेदार, देखिए, आप जब आपने अनबंडल किया वापडा को, पहले वापडा ही अकले कुल था, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर था। वापडा को हमने अनबंडल किया 97-98 में, एक अदारा बनाया नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, कि भी तुमने अब क्योंकि अनबंडल हो गया है घर को, हमने उसके 10, 12, 15 हिस्से कर दिए। अब तुमने इनकी कोऑर्डिनेशन और इनकी जो हार्मनी, इसको एज ए बिजनेस रेगुलेट तुमने करना। उस रेगुलेशन में प्राइम जिम्मेदारी एक थी, एक तो आपस में ये लड़े नहीं, अच्छा, ठीक हो गया, कभी कोऑर्डिनेशन से काम कर, बिल्कुल, हार्मनी से, क्योंकि ऐसे रेगुलेशन बनाओ ताकि ये एक दूसरे को हेल्प आउट करे, और वही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ। बड़ा सबसे जो सवाल तो ये था, ये कोई बंदा भी अपने जो इन्वेस्टमेंट आपको जब लेके आए उसको ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ना बढ़ने पाए। लेकिन वो उस अदारे ने, जो कि एक हुकूमत ने उस वक्त बनाया, लेकिन उसका फिर स्ट्रक्चर ऐसा लगे कि वहाँ मेरिट पे लोग लगे। क्या हमने उस अदारे पे मेरिट पे लोग लगाए? नहीं लगाए। क्या उनको इस बिजनेस की रेगुलेशन का तजर्बा था? नहीं था। द आंसर इज नो। हमने कहा एक पंजाब का बंदा होगा, एक सिंध का ये रेगुलेट, अब वो तो नॉमिनेशन थी, वो आपने इतने सारे अफसर बना दिए, वो एक दूसरे अच्छा, की बात अब भी नहीं उनको उस सुनते। बिजनेस का पता नहीं। हाँ। वो जो इतने अदारे के किसी कोर बिजनेस का आपको तजर्बा नहीं, इंट्रिकेसीज आप जानते नहीं, तो आप ना रेगुलेट कर पाए उस, ठीक हो गया। जब गैप क्रिएट हो गया तो क्या करेगी हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी बीच में है कि भाई उसने ये काम नहीं किया, हालांकि उसका स्ट्रक्चर ही गलत है, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही गलत है। हमने उसको फिक्स नहीं किया, हमने एक अल्टरनेट तलाश कर लिया, हम उसको हुकूमतों से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर आपने वो जो इंडिविजुअल अदारे थे, क्योंकि अब छोटे छोटे हो गए, वापडा की अथॉरिटी थी तो ज़रा मिनिस्ट्रीज का रोल उतना नहीं होता था, क्योंकि वो काम कर रहा था, खुद मुख्तार अब ये खुद मुख्तार था। अब ये छोटे छोटे अदारे उतने खुद मुख्तार भी नहीं रहे। इसके अच्छा, जितने इदारे अवाम के ऊपर उतना बोझ, नेचुरली एक नेक्स्ट जो है वो दूसरे अच्छा, तरीके से। अब ये है कि वहाँ अब आपका जो अभी जाके एक्ट ज़रा बेहतर हुआ है, उसमें आपके बहुत सारे जो मेंबर्स हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, वो गवर्नमेंट के अदारों के लोग होते हैं, वो बोर्ड मेंबर्स हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस हो गया अदारों में भी, जो आपने फैसला किया वो भी इन्फ्लुएंस हो गया, वो उसमें उतनी इंडिपेंडेंस नहीं रही। एक आपका रेगुलेशन मेरिट पे काम नहीं, वहाँ लोग उतने अहल नहीं, इंडिविजुअल अदारों में, तो ये सारा मामला ओवरऑल बिजनेस ही गड़बड़ हो तो फिर ज्यादा जिम्मेदारी नेपरा को मिल गई, ज्यादा, तो फिर ज्यादा कसूरवार नेपरा हुआ नेचुरली। अब जैसे अभी हुआ कि अभी लेटली जो तब्दीली हुई है कि भी वहाँ एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक लैसे टैरिफ का होगा, एक आपके लैसे टेक्निकल साइड का होगा। क्या हम उनको सिलेक्ट करते हैं? कैसे करते हैं? क्या उसका कोई कंपेटिटिव प्रोसेस हुआ? जब तक हम इस मुल्क में मेरिट का निज़ाम नहीं राज करेंगे, आप वो रिजल्ट्स अचीव कर ही नहीं सकते। अच्छा, बताइएगा कि भाई और कितने साल लगेंगे? अगर आवाम को कुछ कहना चाहें, कितनी देर और बर्दाश्त करना पड़ेगा ये महंगी बिजली और लोड शेडिंग? अवाम पहले तो ये जो मैंने बातें की हैं, जो अपनी अहलियत है अपने गिरेबान में झांकें एज एन इंडिविजुअल। सोसाइटी तो इंडिविजुअल से बनती है कि क्या वो अपने घर में, अपने घर के फैसला करने में क्या वो मेरिट को फॉलो कर रहे हैं,
अपनी बच्चों की परवरिश में, अपने जो स्पाउसेस हैं उनकी सर्विस में, क्या वो अदल से काम ले रहे हैं, यहाँ से वो बच्चा सीखेगा। तो मेरे मुल्क को जो चैलेंज है इस वक्त वो है करैक्टर का, ग्रूमिंग का, करैक्टर सिंसेरिटी भी बिल्डिंग नहीं पे है। तवज्जो नहीं है। हमने बड़े किताबें पढ़ा दी, बड़े स्कूल खोल दिए, बड़े ग्रामर स्कूल क्या, बीकन हाउस क्या, और यूनिवर्सिटीज़ जगह जगह हमने उठा के बना दी। सब के सब लगे हुए हैं तोते की तरह, हम रट्टा लगाने। रट्टा लगा के नंबर लेने के चक्कर में करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही। तो करैक्टर बिल्डिंग हमने छोड़ दी, किसी और के को भी मौलवी साहब आएंगे कुरान पढ़ा देंगे, और वो हमने उस पे अपना जुम्मा नहीं लिया। पेरेंट्स वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे रहे जितना उनको देना चाहिए। वो खुद अपनी रोजी के हमने एतदाल छोड़ दिया। हमने अपने जो कसब था ना कि जी जिसको हम कहते हैं कनात पसंदी, कनात छोड़ दी, तो हम लालच में पड़ गए। तो हमने अपने आप को ओवर कमिट किया हुआ। जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम अपनी चादर के मुताबिक पाँव नहीं फैलाते। तो मुआशरे से ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि मुआशरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस। तो लेकिन हुकूमतें भी तो हम में से ही बनती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को और मुल्क के जो क्राइसिस हैं उसमें से अपने मुल्क को निकालने के लिए हम सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई हैं और बड़ा कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और अपने व्यूअर से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा किरदार है वो हमें अदा करना होगा। ये सिर्फ बिजली के मसाइल के हवाले से, यानी कि एक बिजली है उस पर भी अगर आप देखें तो कसूरवार हुकूमतों के साथ साथ हम खुद भी हैं। तो हम खुद कितनी बिजली ज़ाया करते हैं और फिर जब हमें उसका बिल देना पड़ता है तो वो हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो सबसे पहले ये देखें कि हम खुद क्या कर रहे हैं, और अपने लोगों को जो है वो जिनको हम सिखाते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमसे नीचे हैं, जो छोटे बहन भाई हैं, जिन्होंने कल को आना है और हुकूमतों में बैठना है, उनको भी समझाने और सिखाने के ऊपर हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके बिजली, पानी और घर और ये सारे मसले हल होंगे। आपसे जाते जाते ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल ब्लंटलाइन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।